हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मीन्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हमें देखने को भी मिलता है कि कई बार उस पर प्रॉब्लम्स या केसेस भी हमें उसके रिगार्डिंग देखने को मिले हैं। क्या कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर कितनी है, किस तरीके से है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे बेसिकली किसको लेके आया जाता है कि जो पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के दौरान, केशव नंदा भारती केस के दौरान वो क्या लेकर आई है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड नहीं होना चाहिए, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर का। और बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने डिफाइन नहीं किया है कहीं पे भी, तो इसीलिए ये थोड़ा सा हमें कंट्रोवर्शियल या थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आज हम इस टॉपिक को देखेंगे गाइज, आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले हैं, इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं उसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पे क्या करना है कि झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइस हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। हम झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहेगा इस, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज्ड टू एब्सोल्यूट पावर। In light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending power. संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित शक्ति है और इसे पूर्ण शक्ति तक नहीं बढ़ाया जा सकता। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संसद अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार अपने संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। सो ये क्वेश्चन गाइज जैसे मैंने आपको बताया GS2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, सॉरी 2019 में पूछा था।
सो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर तो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, मतलब वो संविधान में संशोधन लेके आ सकती है, लेकिन अब उनकी पावर्स को पे कुछ लिमिट लगा दी गई है, कुछ लिमिटेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 368 के तहत वो क्या है, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन पे कुछ लिमिट्स हैं जिनको वो एनलार्ज नहीं कर सकते, मतलब उसकी जुरिस्डिक्शन को एनहांस नहीं कर सकते वो, कि वो एब्सोल्यूट पावर ले लें पूरी की पूरी, कि वो जो मर्जी चाहे चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ही हमें बताना है कि क्या जो पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट करती है, संविधान में संशोधन लेके आती है, क्या वो अपनी अमेंडिंग पावर को बढ़ा के जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको तोड़ सकती है या नहीं, उसको तोड़ के अमेंडमेंट कर सकती है या नहीं। और ये चीज़ हम जानते हैं, केशव नंदा भारती केस जो हुआ था उसमें यही चीज़ मेंशन हुई थी कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं कर सकती, कि तो जो चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करती होगी, जो भी अमेंडमेंट, उसको अमान्य करार कर दिया जाएगा, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दी थी, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में क्या चीज़ें हैं वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं की थी। वो किसकी जुरिस्डिक्शन में, वो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी कि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद एन आंसर नाउ। Article 368 of the Indian Constitution gives the Parliament the power to amend by way of addition, variation, or repeal any provision of the Constitution in accordance with the procedure laid down by the law। कि जो आर्टिकल 368 हमें देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, ये क्या करता है, ये पार्लियामेंट को वो पावर देता है, संसद को ये वो पावर देता है कि वो कोई भी लॉ है, जो भी लॉ है या जो भी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अमेंड कर सकता है, मतलब उसको बदल सकता है, उसमें संशोधन लेके आ सकता है। कैसे, कि उसमें कुछ अगर ऐड करना है, क्योंकि हम जानते हैं ये चीज़ क्यों लाई गई है, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीथिंग नीड्स अ चेंज विद टाइम। टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, तो उसके साथ साथ कई लॉज जो हैं, जो सेटअप किए गए हैं, उनमें भी चेंज लाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उनमें अगर कुछ एडिशन करना है तो वो पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करके उसमें एडिशंस कर सकती है, ठीक है। या फिर उनमें कुछ और बदलाव लेके आना है वो लेके आ सकती है, या किसी चीज़ को हटाना है, कम करना है, उसको ख़त्म करना है, या फिर ऑल टुगेदर किसी लॉ को ही ख़त्म करना है, किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म ही करना है, रिपील करना है, तो वो भी पार्लियामेंट कर सकती है। उसका एक सेट प्रोसीजर है जो दिया गया है, उस प्रोसीजर के तहत पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। ये उनको कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये पावर मिल चुकी है पार्लियामेंट को। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी टू ओवरकम द चैलेंजेस एंड टू मीट द डिमांड्स फॉर द नेशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये पावर क्यों दी गई है पार्लियामेंट को, क्योंकि ये ज़रूरी है। जैसे हमने बात की कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बदलता है उस तरीके से, उसी हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, और चीज़ों के बदलने के साथ क्या होता है कि बहुत सारी नई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ नई नीड्स अराइज होती हैं जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी हो जाता है, या कुछ चीज़ों को टैकल करना ज़रूरी होता है जिनकी वजह से चेंजेस की ज़रूरत होती है, अमेंडमेंट की ज़रूरत होती हैं। तो जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, या जो नेशन की वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए, नेशन के विकास के लिए कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जो किया जाना ज़रूरी है, उनके लिए संशोधन लाना भी ज़रूरी हो जाता है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है। However, in the process of amending the constitution under Article 368, the parliament at times have breached the constitutional limits by transgressing the areas related to federal relations between union and states, issues of individual liberty, and to a certain extent misused Article 368 itself। कि अब ये जो पावर है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की दी गई है, और ज़रूरी भी है, ये हमने बात की, ये पावर ज़रूरी भी है दी जानी, लेकिन अब क्या होता है कि पार्लियामेंट इसका यूज़ गलत तरीके से भी करती है। मतलब
कि कई बार ज़्यादा यूज़ कर लिया जिसका की प्रभाव हमें गलत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलता है कि जो लिमिट है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को ही वो तोड़ देती है, उससे ज़्यादा अपने वो कहते हैं ना कि अपने इंटरेस्ट में अपने बेनिफिट के लिए कई बार वो ज़्यादा चेंजेस उसमें या अमेंडमेंट इस तरीके से कर जाते हैं जो कि नहीं किए जाने चाहिए। जैसे कि वो कुछ ऐसे एरियाज़ में अमेंडमेंट ले आते हैं, ऐसे एरियाज़ को वो छेड़ देते हैं जहाँ पे फेडरल रिलेशन जिससे रिलेटेड है, जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में का जो रिलेशन है, एक फेडरल रिलेशन हमें देखने को मिलता है, उस पे हमें कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें हो जाते हैं, उस पे हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है उसकी वजह से, तो वो उस एरिया में आ जाते हैं। या फिर हम बात करें कि किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी का इशू वहाँ पे उठ जाता है, या ऑल टुगेदर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 368 को अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए वो मिसयूज़ भी करते हैं। तो ये चीज़ें देखी गई हैं जो पार्लियामेंट कर देती है कई बार। दिस इज एविडेंट फ्रॉम अमेंडमेंट्स लाइक 25th and 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स विच हैज़ threatened the principle of constitutionalism। अब ये चीज़ ये एक परिमाण है, मतलब इसका हमें एक स्पष्टता मिल चुकी है, एविडेंट है किससे, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स देखने को मिलते हैं 25वां, 25th और 42nd। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट हैं इनके तहत हम ये बात क्लियरली बोल सकते हैं कि हाँ वो मिसयूज़ करते हैं, वो गलत तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो एक्ट्स हैं, ये जो अमेंडमेंट लाई गई, इनके थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, मतलब जो संवैधानिकता है, उसी के सिद्धांत को खतरे में डाल दिया गया, उसी का सिद्धांत को थ्रेटन किया गया। ठीक है। Therefore, the Supreme Court intervened to create a harmonious balance between fundamental rights and the directive principles, which eventually led to the emergence of the doctrine of basic structure of the Constitution। तो जब ये चीज़ें देखी गई कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है, जायज़ है, सब कुछ एक्सेप्टेड है और बिल्कुल सही है, लेकिन जब पार्लियामेंट को ये चीज़ देखी गई, पार्लियामेंट की ऑब्जर्व की गई है कि अब पार्लियामेंट इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है, वो अपनी लिमिट्स को एब्रोगेट कर रहे हैं, वो उसको तोड़ रहे हैं, लिमिट से बाहर जाके वो अमेंडमेंट कर रहे हैं या उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे इंटरवीन किया और उन्होंने क्या बात की कि भाई एक हारमोनियस रिलेशन बनाना, एक हारमोनियस बैलेंस बनाना, प्रॉपर तरीके से किया जाना, बनाना ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो जब उन्होंने ये बैलेंस बनाने की बात की इन दोनों के बीच में, तो इवेंचुअली वो बातचीत में क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हमें उनकी वो जो एक प्रॉपर लिमिट बतानी है कि भाई क्या तुम्हें, किस तरीके से तुम्हें अमेंडमेंट करनी है या कहाँ तुम्हें अमेंडमेंट नहीं करनी, तो उसको बरकरार रखने के लिए क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ताकि जो संवैधानिकता का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो खतरे में ना आए। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूल एक तरीके से ढांचा या मूल संरचना उसकी जो देखने को मिलती है, वो वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। द इमर्जेंस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैन बी सीन इन लाइट ऑफ फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। अब ये जो डॉक्ट्राइन आया बेसिक स्ट्रक्चर का, ये किस तरीके से इमर्ज हुआ या कैसे अप्लाई किया गया, ये हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में देखने को मिलता है। जैसे कि पहला, केशव नंदा भारती केस 1973। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, ये इवॉल्व या ये जो डॉक्ट्राइन है, ये इवॉल्व ही कहाँ से हुआ था, केशव नंदा भारती केस से ही ये इवॉल्व हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड एज इट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या चीज़ बोली, क्या चीज़ रखी कि जो पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है, मतलब कि एब्सोल्यूट पावर उसको नहीं दी गई है कि वो जो मर्जी वो अमेंड कर सकते हैं, चेंजेस लेके आ सकते हैं जहाँ पे मर्जी वो चाहें। ऐसा नहीं है, उनकी पावर्स पे एक लिमिट है। ठीक है, सीमा लगाई गई है। तो वो सीमा क्या है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, उसको उसमें बदलाव नहीं लेके आ सकते। ठीक है। अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स
of the constitution and therefore the limitations on the power cannot be destroyed। उन्होंने क्या कहा कि अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको तो बरकरार हमें रखना ही पड़ेगा, उसको हम अमेंड नहीं कर सकते। तो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा किसको बताया कि जो पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंड करने की वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो पावर लिमिटेड है। तो ये जो लिमिटेड पावर है अमेंड करने की, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो इसीलिए इसको जो पार्लियामेंट है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, इन लिमिटेशंस को ख़त्म नहीं कर सकती। इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते ही पार्लियामेंट को अपनी पावर का इस्तेमाल करना है और इन्हीं को देखते हुए ध्यान में रखते हुए ही पार्लियामेंट अमेंडमेंट लेके आ सकती है। Parliament cannot, under Article 368, expand its amending power so as to acquire for itself the right to appeal or abrogate the constitutional provisions which threatens the basic features or the constitution itself। कि पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करती है उसको अमेंडिंग पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 368, तो वो एक्सपैंड नहीं कर सकती है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को एब्रोगेट कर सकती है ऐसे, या ऐसे कोई चीज़ों में बदलाव नहीं कर सकती जो कि जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खतरे में आएगा, वो उसमें चेंजेस होंगे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही या कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत ही वो प्रिंसिपल्स ही खतरे में आ जाएं। तो ऐसी कोई भी इस तरीके की अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट यूज़ नहीं कर सकती आर्टिकल 368 के नाम पे। तो ये सब चीज़ें बताई गई किसके द्वारा, केशव नंदा भारती केस के द्वारा। और यही केस इसीलिए ही ये एक लैंडमार्क केस बोला जाता है, इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता हुआ देखने को मिला था। राइट, नेक्स्ट इज मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980। अब उसके 7 साल बाद केशव नंदा भारती केस हुआ, उसके 7 साल बाद क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स का केस हुआ। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन क्लॉजेज 4 and 5 ऑफ आर्टिकल 368 इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट on the ground that these clauses destroyed the essential feature of the basic structure of the constitution। अभी हमने बात की तो उसमें हमने क्या बताया था कि पार्लियामेंट जो अपनी पावर है वो गलत तरीके से यूज़ करती है, या फिर वो ज़्यादा अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके भी यूज़ कर जाती है। और उसके एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि एविडेंट हमें कहाँ से देखने को मिलता है कि जो 25th अमेंडमेंट एक्ट और 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया, कॉन्सेप्ट रखा और इस चीज़ के बारे में बताया, तो मिनर्वा मिल्स केस में हुआ क्या कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताते हुए कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लेके आई गई थी, ठीक है, 42वीं जो अमेंडमेंट लेके आई गई थी, उस अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था कि जो आर्टिकल 368 है जिसके तहत पार्लियामेंट अमेंड करती है, अमेंडमेंट्स लेके आती हैं, उसमें क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो उसको पार्लियामेंट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, उसको कैंसल आउट कर दिया। क्यों? किस ग्राउंड पे उन्होंने किया कि ये जो क्लॉज लाए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का जो एसेंशियल पार्ट है, जो ज़रूरी हिस्सा है, एसेंशियल फीचर है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको नष्ट करता है। तो इसलिए ये क्लॉजेज नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए जाते हैं और ये क्लोजेज आगे जाके ये क्लोजेज नहीं चलेंगे अब से। तो यहाँ पे भी क्या किया, बेसिक स्ट्रक्चर को के बारे में बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो अमेंडमेंट है उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट हुआ चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1997 में। इस केस में क्या हुआ, द जजमेंट हेल्ड दैट एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओपन टू अमेंडमेंट प्रोवाइडेड द बेसिक फाउंडेशन और स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। कि जो चंद्र कुमार केस था यहाँ पे भी जजमेंट जो आई, वो जजमेंट क्या आई कि कोई भी प्रोविज़न है जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का वो ओपन है, वो खुला हुआ है कि आप वहाँ पे अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन लेके आ सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि जो उसका बेसिक फाउंडेशन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है,
वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस शर्त पे को लागू करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक पार्ट ओपन है अमेंडमेंट के लिए, बस बेसिक स्ट्रक्चर ही अमेंड नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हमें चंद्र कुमार केस में भी देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट अपनी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं कर सकती, अपनी लिमिटेड पावर को एब्सोल्यूट नहीं कर सकती। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट, Parliament is restricted in its power to amend the Constitution so that the soul of Constitution as envisaged by founding father of India remains intact. कि पार्लियामेंट के पावर को लिमिट किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है अमेंड करने के लिए, ताकि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से था, जो एक उसमें आत्मा डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम बरकरार रख पाएँ। जिस तरीके से फाउंडिंग फादर्स छोड़कर गए हैं, उस तरीके से हम उसको बरकरार रख पाएँ। It is to be noted that the doctrine of basic structure does not undermine the legislative competence of the parliament. Rather, it helps in maintaining the supremacy of the constitution and upholding the constitutional spirit. अब यहाँ पे ये भी नोट करने वाली एक बात है कि ये जो लिमिट लेके आई गई है, इससे लिमिट लाने का मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट की लॉज बनाने की जो कॉम्पिटेंस है, जो उसकी एबिलिटी है, उसको मतलब अंडरमाइन किया जा रहा है, उसको कम समझा जा रहा है, कि पार्लियामेंट को ही कम समझा जा रहा है, उसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इसलिए लेके आया गया है, इसलिए ये किस चीज़ में मदद करेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, हम कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए और उसकी जो एक संवैधानिक भावना है उसको बनाए रखने में मदद करता है, ये बजाय कि पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने के, राइट। तो इसीलिए ये पावर को लिमिट किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।